viewers, I am Harish Saroha and today I will discuss about the syllabus of ancient Indian history. आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं प्राचीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी इतिहास के विद्यार्थी के लिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि वो सिलेबस की सही जानकारी रखे। चाहे उसको कोई एग्ज़ाम देना है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो सकता है, वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो सकता है, एसएससी का एग्ज़ाम्स हो सकता है, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, पीटेट या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। बुनियादी तौर पर क्या है कि उसको अपने सिलेबस के बारे में अगर सही जानकारी होगी, जैसे हम कहीं पे भी कोई ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले हम रोड मैप लेते हैं और उस पर फिर प्रॉपर डेस्टिनेशन की क्या हमारा डिपार्चर है, क्या हमारा अराइवल है, उसको प्रॉपर लोकेट करते लाइक दिस। अगर आपको सिलेबस के बारे में बुनियादी समझ हो तो आप किसी भी पेपर को सही तरीके से क्रैक कर सकते हैं, कम समय में उसको क्रैक कर सकते हैं और कम एनर्जी के खर्चे के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी दौर में आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा ताकि आप उसको अच्छे से स्टडी करें, चैप्टर वाइज स्टडी करें, क्योंकि चैप्टराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को इतिहासकारों ने सुविधा की दृष्टि से, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, वो बड़ा ध्यान से, लगन से उसको स्टडी कर सके। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीन भागों में इसको डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को। प्राचीन काल का भारत, मध्यकाल का भारत और आधुनिक काल का भारत। तो इस प्रकार तीन भागों में डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी और चेंज के बारे में बताऊं कि प्राचीन काल में क्या भूमिका है, मध्यकाल में क्या भूमिका है और आधुनिक काल कैसे आधुनिक बनता है। तो प्राचीन काल का जब भी पहला चैप्टर आता है तो वो प्री हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आता है, जिसको हम प्राचीन काल के, अति प्राचीन काल के चैप्टर के रूप में स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज यानी उस टाइम एक पाषाण काल, जिसको पत्थर काल बोला जाता है। तो स्टोन एज को भी तीन भागों में डिवाइड करते हैं: पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलेलिथिक माने प्राग इतिहास काल, जब इंसान का जीवन बहुत ज़्यादा प्राचीन था, वो गुफाओं में रहता था, हंटिंग गैदरिंग उसका पेशा था और उस टाइम तक इंसान इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं प्राग इतिहास यानी पैलेलिथिक एज, स्टोन एज। छोटे मोटे और बड़े लेवल के उसने जो है पत्थरों के ही औजार बनाए। मध्यकालीन मेसोलिथिक एज, माइक्रोलिथ के बारे में ज़्यादा जानकारी। मध्य पाषाण काल वो है जिसमें छोटे और बड़ों के बीच वाले हथियार बने, लेकिन हथियार बुनियादी तौर पर क्या है, पत्थर के ही हथियार है। उसके बाद नियोलिथिक एज आती है, एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी एज है, जिसको नवपाषाण काल हम कहते हैं। और नवपाषाण काल में बुनियादी तौर पर जैसे व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, तो ये दो आविष्कारों ने इंसान का जीवन परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इस एज को क्रांति एज भी कहा जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि इस काल में फंडामेंटल चेंज हुए। तो इस प्रकार प्राचीन काल का पहला चैप्टर स्टोन एज है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ आती है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पता लगता हमें कि भारत के अंदर एक इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसके लगभग 150 के आसपास साइट्स हमें मिल चुकी है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है, जो सिंधु घाटी के आसपास फैले हुए थे।
जिसका उत्तरी क्षेत्र मांडा में था, दक्षिणी दैमाबाद में, पूर्व में आलमगीरपुर था और पश्चिम में सुतकांगंडोर। इस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक कल्चर के बारे में हमें पता चलता, 4 वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके बेसिस पर और ब्राह्मण ग्रंथों के बेसिस पर, अरण्यक के बेसिस पर, उपनिषदों के बेसिस पर जो लिटरेचर लिखा गया, उसी लिटरेचर के आधार पर बुनियादी तौर पर जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उन व्यवस्थाओं को हम कहते हैं वैदिक कल्चर। वैदिक काल में फिर पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगा। हालांकि कबीलाई कल्चर है, वहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल जन से जनपद बना और महाजनपद। और वैदिक काल के जस्ट आगे वाला चैप्टर जो है महाजनपद काल, और महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता लगता है, जिनमें से बाद में मगध एम्पायर, एक मगध साम्राज्य नाम का एक चैप्टर आएगा, और उसी के बाद मौर्य साम्राज्य। और इन बिटवीन उसी दौरान जो है भारत के अंदर एक रिलीजियस रेवोल्यूशंस आती है वैदिक कल्चर के एंटीथीसिस के रूप में। जो वैदिक काल था उसके एंटीथीसिस के रूप में जैनिज्म आता है, बुद्धिज्म आता है, चारवाक आते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उसमें एक परिवर्तन के रूप में हमें देखना इसको पड़ेगा। तो इसमें जो है एक धार्मिक क्रांति के रूप में चैप्टर आता है। उसके जस्ट बाद फिर मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश होता है मगध के ऊपर, क्योंकि मगध ने 16 के 16 महाजनपदों को अपने अंदर समा लिया था, विलीन कर लिया था। तो बुनियादी तौर पर एक मगध महाजनपद के बाद की जो दृष्टि है वो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर है। इन सभी का हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कहीं कहीं थोड़ी बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो सारा स्टडी करना पड़ेगा। मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल है। गुप्त काल के बारे में मैं बताऊंगा कि गुप्त काल कैसे एस्टेब्लिश हुआ, क्यों गुप्त काल को हम गोल्डन एज कहते हैं। गुप्त काल के बाद हम देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल है, और दक्षिण भारत में भी एक द्राविड़ संस्कृति पनप रही है। और उसके बाद हम राजपूत काल देखेंगे 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ें जो है परिवर्तित होती रहती है। तो बुनियादी तौर पर अगर माना जाए तो ये चीज़ें जो है इतिहास में कंटिन्यूटी एंड चेंज है, निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन है। तो ये प्राचीन काल का पूरा सिलेबस था। पहला चैप्टर स्टोन एज है, उसके बाद ताम्रपाषाण काल कल्चर आती है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वैदिक काल है, महाजनपद काल है, मगध साम्राज्य का उदय है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर कल्चर है, उसके बाद राजपूत काल 800 से 1200 तक का। तो ये जो एरिया, हालांकि 800 से 1200 तक का काल मध्यकाल में आ जाता है मेडीवल इंडिया में, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आप सिर्फ एंशिएंट इंडिया को फोकस करना चाह रहा था, क्योंकि अगर एक बार आपको सिलेबस की पकड़ हो जाए तो आपका एक राउंड अप चीज़ें बन जाती कि इतना मेरे को पढ़ना है। फिर आप कुछ दिमागी ट्रिक्स बना के कुछ चीज़ों को आप रट भी सकते हैं। कुछ फैक्ट्स जो है कई बार हमें रटने पड़ते हैं, तो वो रटने के दौर में आप उसको जो है बुनियादी तौर पर समझ पाएंगे। तो आज के इसमें मैं सिर्फ प्राचीन काल का सिलेबस बताना चाह रहा था इस वीडियो में। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस प्लेटफार्म पर। ये इंटरनेशनल प्लेटफार्म है। डेली में यूं ही आपको ज़रूरी और बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, ताकि इतिहास में आपकी एक गहरी समझ विकसित हो जाए और आप एक इतिहास के छात्र के रूप में अपनी एक सफलता को अचीव कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खुशमिजाज होंगे, हंसते खेलते अपने लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। चैनल को आप हरीश सरोहा के नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से सुन सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल ये जो फोकस था ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट इंडिया के सिलेबस के रिगार्डिंग, उसके करिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन, थैंक्स।